नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रुथ में। चर्चा के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और हम आज बात करने जा रहे हैं अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है अमेरिका की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अपने आरोप में कहा है कि अडानी ग्रुप ने कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है और ये धोखाधड़ी इतनी ज्यादा है कि इसका आकलन करना भी खास करके मुश्किल हो रहा था। 2 सालों की ये रिसर्च हुई है और हमारे साथ इस बात को, इन आरोपों को समझने के लिए आज जो मेहमान है, आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं गुजरात के जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि आप गुजरात में मंत्री रहे, हेल्थ मिनिस्टर थे वहां पर, और अडानी ग्रुप, क्योंकि अडानी ग्रुप का जो संबंध है वो गुजरात से है। आखिर अडानी ग्रुप में ये जो खुलासा हुआ है अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग का, ये आरोप जो है बहुत ही संगीन है और ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप का जो वर्किंग स्टाइल है ये सिर्फ 8 सालों में बदला है, बल्कि मुझे लगता है कि शायद यही एक तरीका रहा होगा जिससे कि ग्रुप धीरे धीरे पूरे विश्व पर छा गया। तो आपको क्या कहना, पहली प्रतिक्रिया जो है वो आपकी क्या रहेगी, क्योंकि आप बीजेपी सरकार में मंत्री थे और बीजेपी सरकार 27 सालों से गुजरात की धरती पर राज कर रही है और ये सबसे छिपा नहीं है, सबको पता है, देश के हर दागी को, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है। तो आज जिस परिस्थिति में हम आपसे बात कर रहे हैं, हम समझना चाहेंगे कि अडानी ग्रुप को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। जय नारायण। देखिए, आपने जो मेरे बारे में कहा जी, उसमें छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा मैं। आपने मेरा परिचय दिया मोदी सरकार में मंत्री की हैसियत से जी, मगर मैं उससे भी पहले गुजरात के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक ब्यूरोक्रेट था and I worked on senior positions in the state industries administration. तो ये जो बात है वो अपनी निजी हैसियत से भी मैं समझ सकता हूं और इसे कोई पॉलिटिकल ट्विस्ट देने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ठीक है। जो आप पूछ रहे हैं प्रश्न, उनका उत्तर शायद यही हो सकता है कि the audit company is a very reliable research company. उन्होंने in past also they have done quite a few of the cases and they were proven to be right. Number one. Number two, in this particular case, they issued about 88 questions, bulk of which Adanis have replied. So now there are 2 sets of documents. One worked out by Hindenburg, the other put out by Adanis. Unless one gets details of these 2 set of documents, I think it will be improper for me to comment on whether it is right, whether it is wrong. If it is right, it deserves to be punished. But if it is right or wrong, that I don't think I am in a position to make any categorical or a value judgment. Because both the set of papers are in now public domain. Adani has given the domain answers to bulk of the questions, not all of the questions. Some of them he has said this doesn't apply to us. तो ये बात है। अब आप ये 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जब तक देख नहीं लेते या हिंडनबर्ग फिर उसके साथ जुड़ी हुई और सप्लीमेंट्री रिमार्क्स लेकर नहीं आते, तब तक मैं मानता हूं कि इतनी 2 साल की रिसर्च और रिसर्च में जो प्रमोटर है अडानी का जवाब, ये बिना देखे किसी भी तरह के फैसले पे आना, निष्कर्ष पे आना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जी, निष्कर्ष पे हम नहीं जाते हैं, हम चाहते भी नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो जांच का मामला है और बिना जांच के किसी आरोपी को दोषी ठहराना ये सही नहीं है, ये न्याय व्यवस्था के विपरीत है। जी, लेकिन व्यास जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं यहां पर कि अडानी ग्रुप, आखिर ये ग्रुप जो कि गुजरात से संबंध रखता है, गुजरात में इसकी क्या कार्यप्रणाली रही कि सिर्फ कुछ सीमित समय में ही
हम सबको पता है कि भारत में व्यवसाय का क्या हाल है, लेकिन क्या वजह है कि गुजरात में अडानी ग्रुप का जो व्यवसाय है फल फूल ही नहीं रहा है, बल्कि दिन दुना और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो गुजरात में इनकी जो फैक्ट्रीज है, इनकी जो कंपनियां हैं, आखिर किस चीज का उनको इतना ज्यादा फायदा मिल रहा है कि सबसे ज्यादा मुनाफा वही कमा रहे हैं? मैं गुजरात को ही समझने की अगर बात कहूं, गुजरात में किस तरह से देख रहे हैं आप अडानी ग्रुप को? जी, ये मेरा जो जवाब है उसको 5 साल तक सीमित नहीं रखूंगा जी। मैं चाहूंगा कि अडानी ने खुद ही इंटरव्यू दिया है, कब से उन्होंने शुरुआत की, किस पैमाने पे की, क्या किया, उसमें उन्होंने डिटेल्स दी है। मगर मैं यहाँ हूँ अहमदाबाद में और इंडस्ट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ था, उसके बाद पब्लिक लाइफ में आया, तो आई हैव सीन हिम ग्रोइंग फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक बिगिनिंग which was perhaps 1990 decade onward. So it is not 5 years. It is a long span of time. और उन्होंने शुरुआत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स के जरिए कुछ आयात करते थे, फिर यहाँ से कुछ बाहर भेजते थे। तो ये छोटी बिगिनिंग करते हुए उन्होंने, मैं मानता हूँ कि करीब 1995 से थोड़ा यहाँ वहाँ एग्जैक्ट मालूम नहीं है, तो उन्होंने शायद पोर्ट एरिया में जाने का मुनासिब समझा, क्योंकि तब तक भारत सरकार की भी पॉलिसी जो थी कि पोर्ट सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही किए जाए, वो पॉलिसी में रिलैक्सेशन आया और उन्होंने मुंद्रा में पोर्ट करने की अपनी अर्जी जमीन वगैरह के लिए सरकार में डाल दी, क्योंकि जमीन राज्य सरकार को देनी होती है, तो डाल दी। कहूंगा कि 1995 के इर्द गिर्द या प्लस माइनस 2 इयर्स होंगे, मैं एग्जैक्ट साल नहीं जानता, मगर वहां तब उन्होंने मिस्टर चिमनभाई पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके समय में इन्होंने जमीन के लिए अर्जी की। उसके बाद अराउंड 2000 केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में ये पूरी जो है वो आगे बढ़ी। सो मुंद्रा पोर्ट इज अ स्टोरी ऑफ लास्ट 22 इयर्स, ये 1 साल का नहीं। तो ये 1 साल का नहीं है, तो कहीं ना कहीं सत्ता का जो एक संरक्षण है वो अडानी ग्रुप को मिला, जो कि गुजरात से शुरू हुआ और अब हम देख रहे हैं कि पूरे देश में ये संरक्षण है। आप मानेंगे कि ये संरक्षण सत्ता से मिला और इसका फायदा अडानी ग्रुप को सबसे ज्यादा हुआ? देखिए, वो ऐसे अगर आप रिसर्च करें तो किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रुप, जो उस समय का जमाना था जब ये उदारीकरण की पॉलिसी नहीं थी, लाइसेंसिंग वाज वेरी स्ट्रिक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत वो रेगुलेटेड थी, तो कोई भी हर राज्य था अपने वहां उद्योगों को खींच लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को खींच लाने के लिए प्रतिस्पर्धा में रहा करते थे। तो राज्याश्रय के बिना तो इस साइज का कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर राज्य सरकार की सहमति नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो नहीं हो सकता। जमीन लेनी पड़ती है, जमीन से आगे की बात करनी पड़ती है। पावर उस समय इट वाज नॉट, इंडिया वाज, गुजरात वाज नॉट अ पावर सरप्लस स्टेट। कई चीजें ऐसी है जिसमें अगर आप सरकार के साथ नहीं है, कई चीजें ऐसी है जिसमें आप केंद्र सरकार के साथ नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालांकि अब काफी रिलैक्सेशन हो गया है आफ्टर लिबरलाइजेशन दैट वाज इम्प्लीमेंटेड, मगर that was Narsi Raw's time when, in fact, I will go back to Rajiv Gandhi's time when the minimum economic capacities concept was brought to this country. तो ये एक इवोल्यूशन का प्रोसेस, और वो प्रोसेस की प्रोडक्ट हर बड़ा छोटा उद्योग है ही, उसमें कोई शक नहीं। जी, लेकिन यहाँ सवाल जो कि पहले से ही भारत में चल रहे थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसे एक आधार दे दिया है, तो इस सवाल को कुछ और आपसे समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुक जाते हैं चर्चा द ट्रुथ में, और इस एपिसोड में ये समझने की कोशिश करेंगे, ये सच जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी ग्रुप की ये तरक्की जो है क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों की वजह से हुई है, जिसका बड़ा आधार, बड़े आरोप जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं आपसे।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज चर्चा का विषय अडानी ग्रुप और उस पर लगे संगीन आरोपों पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जय नारायण व्यास जो कि गुजरात के पूर्व मंत्री हैं, भाजपा की सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन आर्थिक मामलों की भी उनको व्यापक समझ है। उनसे चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। व्यास जी, अडानी ग्रुप के बारे में जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जो कंपनियां जिससे मुनाफा इनको मिला है वो टैक्स हेवन नेशन में वहां पर जो उनका मालिकाना हक है अडानी ग्रुप का, ये सवाल खड़े करती है कि किस तरह से टैक्स बचाने के लिए ऐसे देशों में उन्होंने जो कंपनियां हैं उसमें मालिकाना मिल्कियत हासिल की और इससे काफी फायदा हुआ। ये कहीं ना कहीं जब इस तरह का व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, तो देश में जो एजेंसीज होती हैं, जो नियामक एजेंसीज होती हैं, सेबी जैसी जो एजेंसीज होती हैं, आरबीआई जो होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, ये सब इनका ख्याल रखती है, उन पे एक मॉनिटर किया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि तमाम एजेंसीज जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी और 2 सालों से जो रिसर्च किया हिंडनबर्ग ने, उसको ये लूप होल्स जो हैं, कमियां जो हैं, वो सामने देखने को मिली हैं। और उन्होंने सवाल पूछे, 88 सवाल पूछे हैं और आधार बार बार वो यही दोहरा रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने जो जवाब दिया है 413 पन्नों का, उसमें कई सारे सवालों को अनदेखा किया गया है। तो मैं ये आपसे समझना चाहती हूं कि गुजरात को छोड़ दीजिए, देश में जो हमारी एजेंसीज हैं, सेबी है, आरबीआई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आखिर संज्ञान क्यों नहीं ले रही कि आरोप जो है कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है और इससे पूरे देश की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यवसाय की बात आती है तो उसको एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है। व्यास जी, देखिए नेहा जी, ये मैं कहूंगा कि थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि इन्होंने संज्ञान नहीं लिया या कोई इनके सामने कोई रजूआत थी, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। ये मैं नहीं मानता कि सही है, क्योंकि अगर ऐसी कोई होती चीज तो जरूर सामने आती। ये भी सरकारी संस्थाएं, उनको कुछ चीजें लिपापोती करने की जरूरत मैं मानता हूं नहीं है। मगर एक बात आपने कही, जो प्रधानमंत्री जी के साथ इनके निजी संबंध की, वो हो सकते हैं, मगर ये आपको आपकी शायद संज्ञान में होगा कि मोदी जी गुजरात में सबसे ज्यादा लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। करीब 14 साल उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। तो किसी भी इंडस्ट्री को कोई अपनी प्रवृत्ति करनी है तो उस समय कहीं ना कहीं इस साइज का आप वेंचर लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, पोर्ट है, विच आर हाईली रेगुलेटेड वेंचर, तो कहीं ना कहीं आप उनका पहले मुख्यमंत्रियों से भी था, नरेंद्र मोदी से भी था। तो ये कहना कि इनको एक खास परिचय की वजह से फायदा मिला है, जब तक इसके सबूत हमारे सामने न आए तब तक मैं मानता हूं कि पूरा जो इश्यू है वो शक के दायरे में है। और हिंडनबर्ग रिलाइंग अपॉन इनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, शायद अगली क्लैरिफिकेशन आएगी तो बातें जरूर सामने आ सकती है। मगर वैसे तो देखिए, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन भी अडानी जी को मिलने गए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट्स विजिटेड रिलायंस हेडक्वार्टर्स। तो ये इनसे इनकी कोई दोस्ती थी ये नहीं कह सकते आप। लेकिन व्यास जी, जिस तरह से इन आरोपों के बाद भारतीय शेयर बाजार का हाल देखने को मिला है, पीएसयू जो सरकारी सहभागिता वाले जो बैंक हैं उनका जो हाल हुआ है, एलआईसी का जो हाल हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये जो आरोप है इतने संगीन है, इनका जो नेचर है इन आरोपों का वो इतना सीरियस है कि इसको लाइटली तो बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई विदेशी रिसर्च कंपनी है, उसने भारत का हित नहीं देखा, अपने हित की वजह से ये रिपोर्ट की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप इतने गंभीर है कि इसका संज्ञान बनता है। देश में जो नियामक संस्थाएं हैं उनका संज्ञान लेना बनता है कि आरोपों की जांच तो हो। जांच से ही जो ऐसा लग रहा है कि अब इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन किसी तरह की कोई सरकारी टिप्पणी का ना आना कहीं ना कहीं इस मामले की अनदेखी को उजागर करता है। देखिए नेहा जी, सरकार क्यों टिप्पणी दे? सरकार का यहाँ इसमें कोई ऑडिट एजेंसी कोई रिमार्क्स अपने लगा के आए और जब तक उनको ये इनके सेबी को या आरबीआई को पहले उनको देख के लगे नहीं कि प्राइमा फेसी केस है,
तब आगे की बात चलेगी। सरकार इसमें संज्ञान ले, एक सीधा कोई विदेशी रिसर्च कंपनी अहवाल अपना दे दे और सरकार संज्ञान लेके मैदान में आ जाए, ऐसा तो कोई देश में नहीं होता। मगर एक और बात पे भी हमें गौर करना होगा। देखिए 75% से ज्यादा जो कैपिटल है वो प्रमोटर के पास है, 10% यहाँ वहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास होगी। तो क्या आप ये मानोगे कि 300 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए दूसरे दिन, उसमें जो भाव गिरे उसकी वजह से उसका पूरा स्टॉक, उनका जो पर्सनल होल्डिंग है उसको भी हम डिस्काउंट कर दे और कह दे कि इतने करोड़ का आपने चुना लगा दिया। मैं मानता हूं थोड़ी इसमें जल्दबाजी होती है। लेट द डस्ट सेटल डाउन, सही बात है तो सामने आएगी, हम फिर से भी आपके साथ बात करेंगे। मगर अभी जो है हमारे सामने उसके तहत ये कहना, और ये भी एक और बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट इट रिएक्ट्स ऑन होप और डिस्पेयर। वो तो उसकी जो कई टाइम उसकी रिएक्शन जो है वो अपने ख्याल पे आती है। यूक्रेन युद्ध शुरू हो, मार्केट गिर जाए, और अभी उसके बाद मार्केट ऊपर हो जाए जब युद्ध पर चरम सीमा पे हो। ये चीजें कोई अभ्यास के आधार पर मैं नहीं मानता कि कोई लेता है। शेयर बाजार इज अ बैरोमीटर, स्टॉक मार्केट इज अ बैरोमीटर। और लोगों को जो लगता है, जो इन्वेस्टर है, इनको जो लगता है कि ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए पे दिया करीब, और उनको लगे कि ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो शेयर मार्केट ऊपर भी जाता है। लगे कि ये तो सत्यानाश हो गया तो नीचे भी जाता है। तो ये इसकी मूवमेंट के आधार पे उनका पर्सनल होल्डिंग भी डिस्काउंट करना है, क्योंकि इट इज इमेजिनरी, वो बिका नहीं है, वो तो उनके खुद के पास है। तो वो भी सोचना कि अब इतना इन्होंने धोखाधड़ी की, मैं मानता हूं कि हमें इंतजार करना चाहिए। इन्होंने जो जवाब दिया है हिंडनबर्ग को, उसके बाद फिर क्या करेंगे। अगर तथ्य है उसमें तो किसी को भी नहीं स्पेयर करना चाहिए, लेकिन अगर उसमें जी ठीक है, आपने सही कहा कि इस तरह से कार्रवाई नहीं की जा सकती जितनी की अपेक्षा की जा रही है। लेकिन मैं देश की उन एजेंसियों से इसीलिए इस तरह के व्यवहार की, बर्ताव की अपेक्षा कर रही हूं क्योंकि देश में ईडी का जो खौफ है, ईडी का जो शिकंजा है, क्यों विपक्षी दलों या फिर जिनके संबंध बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी इस सत्ता से नहीं है उतने करीबी, उनके खिलाफ तो वो आक्रामक व्यवहार दिखता है। एक पत्रकार है केरल के कप्पन, उनके बैंक खाते में 45,000 रुपए कहां से आ गए, इसकी जांच चल रही, इसलिए उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। इसी तरह से एक टीएमसी के प्रवक्ता हैं साकेत गोखले, उनके बैंक अकाउंट में कुछ लाख्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके लिए ईडी जांच कर रही है। तो ये तमाम वो मामले हैं जो ये बताती है कि ईडी की जो कार्यशैली है वो क्या है, क्या पक्षपातीपूर्ण रवैया ईडी या फिर जो देश की जो दूसरी एजेंसियां हैं जिनका काम है कि इस तरह की आर्थिक कोई धांधली हुई है, आर्थिक कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आरोप बहुत संगीन है, इसलिए जांच की मांग हो रही है। जी नहीं, मैं आपसे सहमत हूं। मुझे देखिए, आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर, मैं अदानी जी के कोई बचाव पक्ष में नहीं हूं जी, मगर जो तथ्य मुझे लगते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। शायद ये तथ्य आगे चल के बदल भी जाए जी। बात कि जो भी सरकारें ये करती है एजेंसीज का दुरुपयोग, वो गलत है, ठीक नहीं है। चाहे ये सरकार हो, चाहे इससे आगे वाली सरकार हो या दूसरी कोई सरकार हो, हम हमारी जो कायदे इसके लिए बने हैं उसके तहत ही सीबीआई हो, ईडी हो या कोई भी एजेंसी हो, उसको उसके तहत ही काम करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल वेंडेटा या वेंजेंस के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। एज अ प्रिंसिपल आई एम इन फुल एग्रीमेंट। यहां की बात क्या है कि अभी तो ये जो पूरा मसला है, मामला है, वो अभी सेबी ने संज्ञान लिया होगा ना, विच इज द करेक्ट एजेंसी। इसको एक्सरे करना है तो सेबी से ज्यादा तो कोई बड़ी एजेंसी है नहीं। अगर उन्होंने भी ये पाया कि हाँ ये गलत है, तो मैं मानता हूं कि वित्त मंत्रालय के जरिए या कंपनी अफेयर्स मंत्रालय के जरिए इनको एजेंसी को भी एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि वो एक तरह की स्पेशलाइज्ड एंड स्पेशली ट्रेन एजेंसीज है तपास कर सके। मगर अभी वो स्टेज नहीं है।
जी ठीक है, लेकिन व्यास जी कुछ क्योंकि राजनीति को इससे अलग हटके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सीधे सीधे बार बार खुद अडानी भी, गौतम अडानी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आए और उन्होंने कहा कि उनकी जो तरक्की है उनकी कड़ी मेहनत का हिस्सा है, ना कि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिला है। तो राजनीति को उनसे हटाकर नहीं देख सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में देश के जो तमाम अर्थशास्त्री हैं जो कि अडानी ग्रुप की तरक्की को लेकर सवाल उठाते रहे, उनका सीधा सीधा सवाल यह है कि जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। अडानी ग्रुप की ये जो तमाम आरोप हैं इनकी जांच होनी चाहिए और इसका सीधा सीधा असर क्या 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, इस सवाल को भी समझूंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए चर्चा द ट्रूथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज चर्चा द ट्रूथ में सच जानने की कोशिश अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की। हमारे साथ है जय नारायण व्यास, अहमदाबाद से बीजेपी की सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और आर्थिक मामलों पर काफी समझ भी है, क्योंकि उस क्षेत्र में इनका लंबा कार्य का अनुभव रहा है। व्यास जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्यों अडानी ग्रुप को पॉलिटिक्स से हटकर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि तमाम जितने भी चुनाव रहे हैं कहीं ना कहीं ये माना जाता रहा है कि बीजेपी को पैसा कहां से आता है, और दबी जुबान में ही सही, इसके क्योंकि प्रमाण नहीं है और लोगों के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, इसलिए उसको खुलकर बात नहीं की जाती। लेकिन कहीं ना कहीं ये पता होता है कि जब सत्ता का और व्यवसाय का मेलजोल होता है तो वहां पर क्या होता है। और 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में नरेंद्र मोदी और अडानी के जो संबंध है कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा है, और ये आरोप इस मुद्दे पर कितना प्रभाव डालेंगे, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं अगर आपने जो बात कही उसके साथ सहमत हो तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई अडानी नरेंद्र मोदी को लोकसभा इलेक्शन आने वाले तब मदद न करे, उसके लिए भी ये शिकंजा कसा जा रहा हो। अभी ये वैल्यू जजमेंट में नहीं जाना चाहिए नेहा जी, हमें थोड़ा ज्यादा नहीं। अभी हिंडनबर्ग का रिपोर्ट तो इसका काउंटर आ जाएगा, फिर हम इस पर खुले दिल से चर्चा करेंगे। मगर जितनी तथ्य जितने अवेलेबल है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना बड़ा कोई भी उद्योग जो एक से ज्यादा एजेंसियों से रेगुलेटेड है, सरकार के साथ पंगा लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज ओनली स्टेटमेंट, आई मीन इट इज नॉट अडानी रिलेटेड स्टेटमेंट एट ऑल, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। पर यहाँ सरकार से पंगा लेने वाली बात तो है नहीं नारायण व्यास जी, यहाँ तो सरकार के साथ मिलकर काम करने की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं संरक्षण इतना मिल रहा है कि कोई भी यहाँ पर कमियां हैं या फिर यहाँ पर धोखाधड़ी ही है, इस पर जांच नहीं की जा रही है या फिर इसको अनदेखा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है अडानी ग्रुप में। ये तो सत्ता पर ही सवाल है। ऐसे में इस सवाल को हम आपको नहीं लगता है कि हम थोड़े जल्दी चर्चा कर रहे हैं? ये तो क्या है, प्रीमेंडेटेड कंक्लूजन पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार क्यों जान रही कर रही है, अडानी और सरकार मिले हुए हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मगर अभी इसमें मैं कोई न तो सरकार का बचाव करता हूं न अडानी का बचाव करता हूं। जो हकीकत है वो मेरी समझ में जो आती है उसके मुताबिक मैं बात करने का प्रयत्न करता हूं। ठीक है, तो इससे जो आज तक की जो हकीकतें आई हैं उससे मेरी समझ ये है। जी ठीक है नारायण व्यास जी, ये मैं समझना चाहूंगी कि अपने जवाब में अडानी ग्रुप ने जो कहा है कि हिंडनबर्ग में जो आरोप लगे हैं, हिंडनबर्ग की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो भारत पर हमला है। उन्होंने कहा है कि ये भारत पर हमला किया गया है, एक सुनियोजित साजिश है हिंडनबर्ग की भारत की तरक्की के खिलाफ। तो उनके इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत पर, क्या ये रिपोर्ट भारत पर किया गया हमला है या फिर अडानी ग्रुप पर किया गया हमला है? देखिए, रिलाइंग अपॉन व्हाट, किस पे आधार रखते हुए इन्होंने स्टेटमेंट किया है वो मुझे मालूम नहीं, मगर एक भारत की कंपनी है, वो अगर कहीं स्कैनर के नीचे आ जाए तो ये तो इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है जी, उस पे हमला हुआ है, वो इतना लंबा तक खींच के वहां तक ले जाना मैं व्यक्तिगत हैसियत से पसंद नहीं करूंगा। जी ठीक है, आपने कहा कि उनका ये कहना सही नहीं है, लेकिन उनका ये कहना कहीं ना कहीं इस बात को आधार देता है, उन आरोपों को आधार देता है कि सरकार के साथ उनके जो तालमेल है वो इतने ज्यादा क्लोज है, इतने करीबी हैं कि वो खुद पर किए गए हमले को भारत पर किया गया हमला बता रहे हैं। क्या आप ये समझते हैं, इस बात को इस तरह से देखेंगे?
ये शायद मैं समझता हूं कि परिपक्वता का अभाव है। अगर सरकार के साथ इनके संबंध है भी तो हिंडनबर्ग के लिए जो मुद्दे हैं उसमें वो कोई मायना नहीं रखता। तो इस चीजों पे जब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है और बिना काम आप एक नया नेक्सस एस्टेब्लिश करके खड़े हो जाओगे, इस तरह की स्टेटमेंट अडानी को भी नहीं करनी चाहिए। जी, अब मैं राजनीति को भी समझना चाहती हूं कि विपक्ष के हाथ अडानी ग्रुप और नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा आधार मिल गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ही एक बड़ा आधार है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से नकार देना भी व्यास जी सही नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी रिसर्च कंपनी है जिससे सिर्फ जी मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि इससे आगे चलेगी चर्चा और तथ्य आएंगे, तब शायद यू विल बी बेटर प्लेस टू अंडरस्टैंड इट। जी ठीक है, लेकिन मैं विपक्ष की भूमिका को समझना चाहती हूँ। क्या विपक्ष के हाथों एक बड़ा मुद्दा नहीं आ गया है जिसका इस्तेमाल 2024 के चुनाव के दौरान किया जाएगा? और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस कटघरे में खड़े होंगे जहां पर उन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या इस इमेज को नुकसान पहुंचेगा इस पूरे के पूरे प्रकरण से? देखिए, अगर ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है उससे पूरे देश में एक तरह की छवि कंफर्म हो जाएगी तो नुकसान पहुंचेगा, मगर मैं नहीं मानता। इलेक्शन जनरली लड़े जाते हैं इमोटिव इश्यूज पर। आम आदमी के लिए, सड़क पे घूमने वाले के लिए अडानी और हिंडनबर्ग बाद में है। रोटी मिलती है, रोजगारी मिलती है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये पहले मुद्दे हैं। तो देखिए, अब विपक्ष का काम है, वो सरकार के सामने खड़ा है तो वो प्रयत्न कर सकता है इसको एक्सप्लॉइट करने का, ये भी हो सकता है जी। मगर कितना चलेगा वो तो सिर्फ इलेक्शन के रिजल्ट ही कह सकते हैं। जी, लेकिन इलेक्शन के पहले, रिजल्ट से पहले भी बहुत कुछ होता है जिसका जनता पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव कहां से पड़ेगा? क्योंकि भारतीय मीडिया कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक नियंत्रण में दिखती है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, जो प्रमुख मीडिया संस्थान है वहां पर प्रमुखता से नहीं पेश की जा रही, ना ही इस पर कोई बहस होती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अगर ये जनता तक नहीं पहुंचेगा तो ये जाहिर सी बात है कि जनता का मुद्दा ही नहीं बन पाएगा। लेकिन जनता का मुद्दा तो ये फिर भी है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती हुई है और कटौती का फायदा किसको हुआ है ये शायद आपको मुझसे ज्यादा पता है व्यास जी। नहीं, देखिए नेहा जी, आपकी बात एक हद तक मैं मानूंगा कि जितना बड़ा ऑपरेशन है उतनी बड़ी उसको टैक्स में जो रियायतें दी जाती है उतना फायदा होगा, ये बात सही है आपकी। मगर ये सिर्फ न सिर्फ इनको ही मद्देनजर रखते हुए किया गया था, ऐसे और भी बड़े ग्रुप हैं इस देश में। तो ये चीज में मैं फिर से आपको कहूंगा कि मेरी करबद्ध प्रार्थना है, लेट अस वेट फॉर दी डिटेल्स। मैं कोई घुमा घुमा के बात करने वाला इंसान नहीं हूं, मगर जब मैं खुद मानता हूं कि ये स्कैंटी डिटेल्स पे कोई कमेंट करना वो ठीक रहेगा मेरी खुद के रेपुटेशन के लिए भी, इसलिए मैं कहता हूं कि डिटेल्स कम, अगर डिटेल्स में एस्टेब्लिश होता है कि नहीं नेक्सस है जी, तो जरूर आपसे कहूंगा कि नहीं ये मुद्दों को लेकर इसमें नेक्सस है जी। लेकिन व्यास जी, वर्तमान में आप विपक्ष में खड़े हैं, गुजरात में वर्तमान में विपक्ष में है, और अगर आपको वहां पर प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो आरोप है उस पर जनता के बीच जाकर ही एक चर्चा ही कराई जाए? क्योंकि संसद में तो शायद इस पर चर्चा नहीं होगी। देखेंगे हमारे जो पार्टी है उनका क्या रवैया रहता है, क्या व्यू रचना है। मैं मानता हूं कि अभी तो 1 साल और उसके few महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, तब तक ये मुद्दा रहेगा या जिस समय वो इलेक्शन आता है कोई और मुद्दे आएंगे, कुछ मालूम नहीं। तो उस समय पार्टी ने अगर तय किया कि ये मुद्दों पे रिलाई करते हुए हमें ये बात करनी है, आपको ये न भूलना चाहिए कि मीडिया में और खास करके more than 10,000 पब्लिक डिबेट्स ऑन टेलीविजन, मैंने मोदी जी और अमित शाह दोनों का डिफेंस किया है 5 साल तक। तो ये तो जो मुद्दे पार्टी तय करती है और जो हमें ठीक लगते हैं, अगर मुद्दों में कोई दम नहीं है तो मुझे ना कहते हुए कोई रोक नहीं सकता।
मगर दम है और मेरी पार्टी का ये अगर हुक्म है कि ये करना है तो करेंगे। मगर मैं मानता हूं कि ज्यादा अभी थोड़ा इसमें कोई भी निर्णय पे आने में थोड़ा समय लगेगा। जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि कुछ लोगों का जनता के बीच ही मैंने कुछ बात करने की कोशिश की, तो कुछ का ये सवाल था, ये मेरे अपने सवाल नहीं है लेकिन हमारे जो दर्शक है उनका सवाल है, वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि खास करके अडानी ग्रुप पर लगे इन आरोपों के बाद उनकी एक ये इंक्वायरी थी, उनका एक प्रश्न था कि आखिर गुजरात से ही इस तरह के जो घोटाले हैं, धोखाधड़ी है कॉर्पोरेट्स में क्यों सामने आते हैं। उन्होंने केतन पारेख, हर्षद मेहता, इन सब का भी नाम लिया, तो ये गुजरात मॉडल पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। तो मैं समझने की कोशिश करूंगी व्यास जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं और छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे चर्चा द ट्रुथ में। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रुथ और आज चर्चा का विषय अडानी ग्रुप पर लगे हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोप को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं फॉर्मर मिनिस्टर गुजरात से जय नारायण व्यास। जय नारायण जी, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल था कि कुछ दर्शक हैं जिनके सवाल थे कि आखिर गुजरात से ही इस तरह की जो धोखाधड़ी है इसका खुलासा क्यों होता है, क्या गुजरात के मॉडल में वहां पर जो बिजनेस मॉडल है क्या उसमें कोई दोष है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए, जो भी धोखाधड़ी करता है उसको सजा होनी चाहिए। यहां बात यह है कि हर्षद मेहता गुजराती थे मगर बंबई रहते थे और उनका पूरा जो इन्होंने जाल बुना वो स्टॉक एक्सचेंज के इर्द गिर्द बुना गया था और वहां से ही ऑपरेट हुआ था, उसको गुजरात मॉडल के साथ नहीं जोड़ते। ठीक है, जैसे विजय माल्या को हम महाराष्ट्र के साथ नहीं जोड़ते, जैसे ललित मोदी को हम राजस्थान के साथ नहीं जोड़ते। तो ये जो गुनाहित मनोवृत्ति है, मैंस रिया जिसको बोलते हैं, ये इंसान की ग्रिप की वजह से पैदा होती है जी। गुजरात में ऐसे भी पीढ़ियों से चले आने वाले इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं जिनकी वजह से आज के गुजरात में अस्पतालों से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस तक उनके दान से चलता है। तो दूसरी है इसकी, और सिंस वो गुजराती थे इसीलिए गुजरात मॉडल को इसके साथ जोड़ना मैं मानता हूं कि जरा जाती है। जी ठीक है, आपका जो डिफेंस है वो बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको उनका उत्तर जरूर मिल गया होगा। लेकिन मैं देश की अर्थव्यवस्था को और इस तरह के स्कैम को जोड़कर देखना चाहती हूँ। वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये कहा जा रहा है कि तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर इस तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में जो भारत के सबसे अमीर हैं गौतम अडानी, उन पर इस तरह का जब आरोप लगता है तो निवेशकों के लिए कहीं ना कहीं एक जोखिम की स्थिति पैदा होती है और ये भविष्य के लिए, भारत के लिए सही नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को जो भी डिस्टर्ब करता है, ये चाहे अडानी हो या और कोई जी, वो इसके लिए हित में नहीं है। मगर फिर से मैं कहूंगा कि इनकी पर्सनल होल्डिंग जो है फैमिली वगैरह मिला के और अदर एफिलिएटेड होल्डिंग है, कुल मिला के करीब 80% से ज्यादा है। तो उसमें ये पूरा जो पिक्चर है उसको हमें इस तरह से ब्लो अप करके लोगों में दहशत फैले, इस तरह से नहीं देखना चाहिए। देखो, आज भी सेंसेक्स गेन किया है, तो ये शेयर बाजार में शॉक आता है मगर शेयर बाजार रिकवर भी हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू इज ऑलवेज मोर रिलायबल। लेकिन इस तरह का जो स्कैम है, अगर हुआ है, आरोप क्योंकि संगीन है, इसका जनता से भी जो है सीधा सीधा कारोबार, अगर हम देखें कि अगर प्रत्यक्ष रूप से नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि जनता भी टैक्स देती है और जनता का इनडायरेक्टली ये कनेक्शन होता है। जो भी कुछ है भारत में अर्थव्यवस्था का एक साइकिल है जिससे सब प्रभावित होते हैं। तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी ऑक्सफैम की जिसमें कहा गया था कि भारत में जो गरीब है उनकी तादाद बढ़ी और जो अमीर है काफी ज्यादा अमीर हो गए। उनके पास जो भारत की कुल संपत्ति है उसका लगभग 40% हिस्सा है। तो इस तरह की रिपोर्ट जब सामने आती है, उसके बाद हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट सामने आती है, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये सवाल कौंधता है कि क्या हमें जो है इग्नोर किया गया। तो नरेंद्र मोदी को जब ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, उनकी खुद की छवि को नुकसान पहुंच रहा है गौतम अडानी की छवि की वजह से, तो क्या
हो सकता है आने वाले वक्त में हम देखें कि वो अडानी ग्रुप को छोड़कर आगे बढ़ जाए और अडानी ग्रुप अकेला रह जाए और उनके खिलाफ जो है, अडानी ग्रुप के खिलाफ जो है वो संगीन जांच जो है वो शुरू हो जाए? क्या इस तरह की भी संभावनाएं हैं? देखिए, द लाइफ इटसेल्फ इज ए बंडल ऑफ वेरियस प्रोबेबिलिटीज। तो मोदी क्या करेंगे इस चर्चा के लिए मैं यहां नहीं हूं। वो उनको जो ठीक लगेगा करेंगे, मगर ये इनइक्वालिटीज जो है, आज से 5 साल पहले भी IMF का रिपोर्ट आया था जी, जिसमें भी करीब अभी थोड़ा ज्यादा इनइक्वालिटी हुई है। बाकी इनइक्वालिटी तो थी उस टाइम पे भी। 1% of the people accounted for 58% of the wealth and 10% of the people accounted for 90% of the wealth. So ये ठीक नहीं है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और ये इनइक्वालिटीज मस्ट बी थ्रू अ प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज और टैक्सेशन। यू नो, केन्स ने क्या बोला है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था मंदी में है, रिसेशन में है जी, तो बहुत ज्यादा लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दो ताकि वो खरीद करें और बाजारें पुनर्जीवित हो। बिकॉज इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो इनवर्ड लुकिंग अर्थव्यवस्था है जी। वी आर द सिंगल लार्जेस्ट फ्री मार्केट इन द वर्ल्ड। तो ये मैं इसका तो वेरी सीवियर क्रिटिक हुई इनइक्वालिटीज का। व्यास जी, नहीं होनी चाहिए जी। व्यास जी, अब इस वक्त इन सभी सवालों के जो भी हमने समझने की कोशिश की, आपको वे आउट क्या लगता है? इस स्थिति से भारत किस तरह से निकलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से निकलेगी और भारत की राजनीति अब यहां से किस करवट बदलती नजर आ रही है? देखिए, मैं मानता हूं किसी भी ग्रुप के लिए जिसको एक लॉन्ग टर्म गोल है अपनी खुद की इमेज प्रस्थापित करने का, दे मस्ट नॉट ओनली बी ऑनेस्ट बट अपीयर टू बी ऑनेस्ट ऑल्सो। तो ये अपीयर टू बी ऑनेस्ट वाली जो बात है वो उसमें जो भी उनके सामने प्रश्न आए उनमें से उनको खरा उतरना चाहिए। पहली बात जी। सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार की नीतियों का कहीं अगर दुरुपयोग करके इन्होंने कुछ किया है तो मैं मानता हूं कि वो नीतियों का करेक्शन भी करना चाहिए और नीतियों का दुरुपयोग करने के लिए जो सजाएं तय की गई हो वो भी देनी चाहिए। मगर ये लंबा रास्ता है। मगर ये कोई भी देश जो अपने आप को कायदे से चलता या बाय रूल ऑफ लॉ चलता समझता है, उसे इस चीजें को इस तरह से डील नहीं करनी चाहिए कि लोगों के मन में शंका उठे। वी आर टुडे पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज। तो ये चीजें एक अपने देश को सीमित नहीं रहेगी। आज जो हाल पाकिस्तान में है पूरी दुनिया जानती है क्या हाल है इनका। आज जो हाल यूक्रेन और रशिया के बीच के युद्ध का है पूरी दुनिया जानती है क्या हाल है। आज जो हाल अमेरिका में जो रिसेशन का है पूरी दुनिया जानती है। तो ये तो बातें आप इसको ढक के नहीं रख सकते आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में। और जैसे साम पित्रोदा ने कहा है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए हाइपर कनेक्टिविटी एरा, हाईली एफिशिएंट एंड स्पीडी नेटवर्क्स। तो आने वाले समय में तो ये और भी आपको तंग करेगा। तो ये इसको थ्रेडबेयर इसकी तपास होनी चाहिए और जो रिपोर्ट भी है वो या तो पार्लियामेंट में या इनकी जो फाइनेंशियल कमिटीज है जी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके पास रखना चाहिए जी। गवर्नमेंट ऑल्सो कम क्लीन एंड अडानी ऑल्सो मस्ट कम क्लीन। आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर रखी कि एक अविश्वास की स्थिति अगर राजनीति में होती है या फिर व्यवसाय में होती है, तो अविश्वास की स्थिति में दोनों ही चीजें जो हैं वो सकारात्मक तरीके से आगे नहीं चल सकती। ना ही राजनीति में अविश्वास के साथ चला जा सकता है, ना ही कारोबार में अविश्वास के साथ चला जा सकता है। तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कहीं ना कहीं जनता के सामने आगे आकर एक बयान तो कम से कम स्टेटमेंट तो बनती थी। गौतम अडानी को खुद कहीं ना कहीं स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, ना कि खुद उनकी तरफ से उनके ग्रुप के जो स्पोक्स पर्सन है वो जगह जगह जाके क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं या फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं इन आरोपों को लेकर। तो क्या आपको लगता है कि ये एक कदम होना चाहिए था गौतम अडानी की तरफ से कि वो खुद आते, क्योंकि वो मीडिया हर मंच पर दिखते हैं, उन्होंने अपने से जुड़े हुए जितनी भी बातें हैं वो क्लैरिफिकेशन या फिर हार्ड वर्किंग ये सब बातें रखी हैं, तो ये उनसे अपेक्षा की ही जा सकती है।
क्योंकि संक्षेप में चाहूंगी मैं आपसे उत्तर, क्योंकि समय जो है हमें समाप्ति का इशारा कर रहा है। जी समझ सकता हूं, नहीं ये करना चाहिए, वन शुड कैच द बुल बाय द हॉर्न। जी, तो ही इज बीइंग देयर गिव्स द हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी टू द रिप्लाई ही इज गिविंग। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपके साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय नारायण व्यास जी, आपने कीमती वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा द ट्रुथ का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे हमने ये समझने की कोशिश की कि अडानी ग्रुप पर लगे जो आरोप है, क्या हमें बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए निष्कर्ष को लेकर, या फिर हमें इंतजार करना चाहिए कि स्थिति जो है अडानी ग्रुप की तरफ से जो जवाब रखा गया है और जो हिंडनबर्ग की ओर से इस पर रिएक्शन आया है, इसको और समझना चाहिए, उसके बाद ही किसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो चर्चा द ट्रुथ में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना फीडबैक हमें neha@justbroadcasting.com पर देना ना भूले। धन्यवाद।